हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं वीडियोस तभी बनाता हूं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूं, कि आप अगर मुझे एजेंट सोच रहे हो तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव टाइप के ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है इस बारे में कि अपॉइंटमेंट्स का अभी क्या चल रहा है। और दूसरी बात ये कि DS-160 का जो अभी बीच में अपडेट आया था कि DS-160 जो होगा वो बारकोड का जो उन्होंने अपडेट दिया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, तो बहुत सारे लोग हैं जो वो मुझे पूछ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, या फिर अब क्या किया जाए इस सिनेरियो में। देखो, अभी F1 की अपॉइंटमेंट्स तो बहुत सारी निकली हुई थी। अभी 2-4 दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी F1 की अपॉइंटमेंट बहुत सारी पड़ी थी। मुंबई की पड़ी थी, दिल्ली की पड़ी थी। गाइज, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस ऐप से अपडेट मिलते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर जो DS-160 है उसको लेके जो अभी न्यूज़ आई थी तो उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेम नंबर होना चाहिए, सेम बार कोड होना चाहिए। भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस चीज़ पे भी। गाइस, आज सबसे पहले बात करूँगा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि F1 की अभी अपॉइंटमेंट्स ओपन पड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उठाई। और ऐसा नहीं है कि मारो मार थी, बड़े प्यार से अपॉइंटमेंट उठी है। बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी इस बार अपॉइंटमेंट्स। कोई भाग दौड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बहुत प्यार से, और जितने भी स्टूडेंट थे सबने बड़े आराम से अपॉइंटमेंट उठाई है। तो गाइस, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ B1 B2 के बारे में, B1 B2 की अपॉइंटमेंट्स है वो इतनी ज़्यादा जल्दी अपडेट नहीं हो रही है अभी। मतलब बहुत सारी अपडेट नहीं हो रही है, इक्का दुक्का इस टाइप से चल रही हैं। लेकिन ऐसा है कि मारो मार उसमें भी नहीं है। और जैसा कि आप बार बार आईडी ओपन करते हैं, उसको एक बार आपने देख लिया कि अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर आप फोर्सफुली चलाई जा रहे हो। आप पोर्टल पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो कि यार अभी मुझे एक ही बार में अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो भाई क्या होगा? आईडी फ्रीज हो जाएगी या फिर एक्सेस लिमिटेशन का आपको मैसेज आ जाएगा। तो गाइस, इन चीज़ों से बचने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई, ये सिंपल सी बात है कि आपने आपकी जो डिज़ायर लोकेशन है, तो आप चाह रहे हैं जहाँ पे कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए वहाँ पर, सपोज मुंबई की चाह रहे हैं आप, तो आपने करना क्या है, आप एक अल्टरनेट लेके चल लीजिए। जैसे आप सोचते हैं कि दिल्ली का भी मिल जाए या मुंबई का मिल जाए, तो आप ऐसे अल्टरनेट लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जहाँ जहाँ का फॉर्म में आपने फिल कर रखा है कि आपने इस कॉन्सुलेट से इंटरव्यू देना, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसी कॉन्सुलेट पे जाइए, उसी कॉन्सुलेट की ही अपॉइंटमेंट उठाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपॉइंटमेंट जब आती हैं तो आप क्या क्या हो जाता है, आप हाथ पैर फूल जाते हैं लोगों के एकदम से, कि अरे जल्दी से जल्दी। वो क्या करता है कि एक बार उसने क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, 3 बार क्लिक किया, वो वेट ही नहीं करता है। भाई, कम से कम उसको प्रोसेस होने दो। जब आपने क्लिक करते हैं उसको प्रोसेस होने के लिए छोड़ दो, चाहे वो 5 सेकंड में हो चाहे 10 सेकंड में हो। ऐसा नहीं है कि आपके वो क्लिक करते ही रिस्पॉन्स करेगा। उस टाइम पे साइट थोड़ी हैवी हो जाती है। आपने ये नहीं है कि फटाफट से क्लिक मारे गए, फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो एक्सेस लिमिटेशन है उसका मैसेज आ जाएगा, या फिर आप 72 48 आवर्स के लिए बैन हो जाओगे पोर्टल से। तो ऐसे काम मत कीजिए, आराम से वेट कीजिए और बड़े आराम से और प्यार से अपॉइंटमेंट उठाइए। अपॉइंटमेंट्स आती हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा B1 B2 के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो गाइज, ऑलरेडी जैसे अगर आप मेल कर चुके हो कॉन्सुलेट्स को कि हमें B1 B2 की अपॉइंटमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी अब क्या मैसेज आता है वहाँ से यही मैसेज आएगा कि US एम्बेसी बिलीव्स इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सेम चीज़, आप कोई फ़ायदा नहीं है करके। और बहुत सारे लोग इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए पूछते रहते हैं कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अगर मिल जाए तो क्या होगा, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी और क्या है, क्या सीन है। तो इस टाइप से पूछते हैं लोग। भाई, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगी। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी जो लोग एलिजिबल है। एलिजिबल कौन लोग हैं? एलिजिबल वो लोग होते हैं जैसे किसी का नोन है, वहाँ पर पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में है, उसका फ्यूनल है वहाँ पर, उस केस में आप इमरजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर मेडिकल इमरजेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो। और ये भी डिपेंड करता है कि जो जो काउंसलर होगा, ये कंप्लीट उसी का डिसीजन रहेगा कि वो आपको अपॉइंटमेंट देता है या नहीं देता है। उस केस में भी
बट लेकिन अब इन दो चीज़ों के अलावा वैसे मुझे नहीं लगता कि चीज़ में मिलती है, और एलिजिबल भी नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी की डेट निकल रही है और आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये तो इमरजेंसी केस हो गया और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। भाई वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी इमरजेंसी में नहीं आता है जितनी इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी और फ्यूनरल है, वो ही काउंट होता है इमरजेंसी में। आप उन्हीं उन्हीं चीज़ों को लेकर ही आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस अभी जो जो कुछ भी चल रहा है, अभी एम्बेसी जो जो कुछ चेंजेस कर रही है, यूएस एम्बेसी है जो, वो बहुत बढ़िया कर रही है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके थे। एजेंट लोग क्या कर रहे थे भाई, पोर्टल पे तहस नहस किया हुआ था सारा प्रोग्राम उन्होंने, अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रही थी। कोई भाई DS-160 कब कर रहा है, क्या कब कर रहा है, क्या क्या कुछ मेरा कुछ भी सिस्टम से नहीं चल रहा था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जब से थोड़ा रूल्स और इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स के अंदर और पोर्टल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है आम लोगों को। जो आप हम जैसे लोग हैं जो नॉर्मल तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं और अपना DS-160 फिल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया भाई। लेकिन जो जो लोग अभी वही एजेंट बैठे हुए हैं बड़े बड़े भाई, उन्होंने खलबली मचा रखी है पूरी भाई पोर्टल के ऊपर। यार आम बंदे को तो मिल ही नहीं पा रही है, तो फिर वो स्टूडेंट भी उनमें B1 B2 वाले भी हैं, जे वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पोर्टल भी बहुत हैवी हो जाता है। तो अब रही बात अपॉइंटमेंट की, तो मैंने आपको भी बता दिया कि भाई इमरजेंसी भी बता दिया कि अप्लाई करने का फ़ायदा है नहीं फ़ायदा है, और B1 B2 वाले को मैंने बता दिया। और वैसे अपॉइंटमेंट अपडेट होती रहती है, आपको सही टाइम पे सही जगह होना है, यही यही सिर्फ एक में। आप बोट वगैरह से भी मत बुक कीजिए, और आप किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़िए कि वो बोट से बुक करके दे देगा या किसी एक्सटेंशन से बुक करके दे देगा। भाई वो कैंसिल हो जाएंगी तो फिर आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो इसलिए गलत काम मत करो, गलत काम का गलत नतीजा हमेशा बोलता हूँ। ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से अपनी डिटेल भरिए, बिल्कुल सही सही डिटेल भरिए DS-160 में, और सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैनुअली जाके अपनी अपॉइंटमेंट उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गाइस। अभी और अगर मैं बात करूँ DS-160 के लिए, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि बार कोड सेम होना चाहिए, बार कोड। भाई बार कोड सेम होने का मतलब वही है, आपने जब DS-160 कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहला स्टेप है आपको आपका DS-160 कंप्लीट करना है। जब आपने आपका DS-160 कंप्लीट कर लिया है भाई, उसके बाद में जब आपने उसको सबमिट कर दिया, आपके पास कंफर्मेशन आ चुका है उसका, उसके बाद जब आपने वो कंफर्मेशन निकाल लिया है और उस कंफर्मेशन को आपने अपॉइंटमेंट उठाने वाले पोर्टल पे डाल दिया, CGI अकाउंट पे डाल दिया आपने, उसके अंदर आपने वो ऐड कर दिया है जो आपका DS-160 नंबर था जो आपने सबमिट किया है। और वो सबमिट करने के बाद आपने बाकी की रिक्वायरमेंट उनको सारा उनको फॉर्म को कंप्लीट किया, उसके बाद आप कैलेंडर तक पहुंच गए फीस भरने के बाद। ध्यान रखना कि जो DS-160 नंबर आपने डाला है अपॉइंटमेंट उठाने के लिए, वही DS-160 का कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। ये बात है भाई, अब कंफ्यूज होने की इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बीच में कब लोग बोल रहे थे कि अपडेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, भाई अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है। लेकिन आपके पास आपका जेन्युइन जो DS-160 है वो होना चाहिए। आप एंट्री तो आप दिखाओगे ना कि हाँ भाई ये मेरा वो DS-160 है जिसपे मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी और आई एम द जेन्युइन पर्सन। तो उसके बाद में आपने क्या किया है, उसको एडिट करके, मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी थी आपने वो अपडेट कर दिया, एंड यू कैन टेल देम दैट दिस इज़ माई अपडेटेड DS-160, प्लीज़ अपडेट दिस। तो आप वहाँ पर जाकर जब आप OFC के लिए जाएंगे, जब आप VAC सेंटर पे जाएंगे और VFS में जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर बोल सकते हैं कि मेरा अपडेटेड DS-160 है और ये वो DS-160 है जब जिस टाइम पे मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो इस टाइप से हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है इसमें भी। गाइस अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करता हूँ, सबको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। जो मेरा मोबाइल नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि अभी ये चीज़ें सब आपको क्लियर होगी, ठीक है। और जो रही बात आफ्टर वीज़ा, वो गाइडलाइंस भी आपको मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, आपके पास अकोमोडेशन होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए। ट्रैवल करने से पहले आपको क्रॉस चेक जरूर करने हैं, वो ज़रूरी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन अगर है इन चीज़ों को लेकर, तो आप बात कर सकते हैं मुझे। लेकिन गाइस प्लीज़ 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 मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, एजेंट लोग क्या कर रहे हैं यार, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं भाई, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ
या फिर बीच में डिस्टर्बेंस होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं और लोगों को टाइम दे रखा होता है कि इतने बजे मुझे कॉल कर लो, ड्यूरिंग दैट टाइम आप लोग मुझे कॉल करते हैं तो फिर मैं कॉल नहीं पिक कर पाता। तो इसलिए भाई सबसे पहले मुझे टेक्स्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा इतने बजे कॉल कर लो, आप उतने बजे मुझे कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी अपडेट चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।